हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये फॉरेन सेक्टर का पार्ट है। इसके अंदर दो चैप्टर्स आते हैं आपके, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। विदेशी विनिमय दर क्या होता है, हम बायलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है द रेट एट विच one unit of one currency of a country can be exchanged for the number of units of the currency of another country. सिंपल मीनिंग है कि एक कंट्री की एक करेंसी दूसरी कंट्री की कितनी नंबर ऑफ करेंसीज के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू ₹50, विच मीन्स कि आपका जो $1 है वो 50 रुपीज़ के बराबर है। दैट मीन्स 50 नंबर ऑफ करेंसीज के बराबर है। वन कंट्री की करेंसी जो है वो 50 रुपीज़ के बराबर है या 50 नंबर ऑफ करेंसीज के इक्वल है इंडिया के। ठीक है, तो ये आप इसका मीनिंग होता है। दैट मीन्स कि अगर बोला जाए तो एक देश की एक करेंसी दूसरे देश की कितनी करेंसियों के बराबर है या कितनी करेंसियों से विनिमय किया जाता है, उसको विदेशी विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि द वन यूनिट ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इज इक्वल्स टू द हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ या हाउ मेनी करेंसीज ऑफ अदर कंट्री। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिस्टम। इसके अंदर जो है वो आपके दो सिस्टम्स होते हैं। ओके, दो सिस्टम्स होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर में निर्णय कौन लेता है, गवर्नमेंट। और फिक्स एक्सचेंज रेट में निर्णय, फ्लेक्सिबल में कौन लेता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो जहाँ पर $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़ का जो डिसीजन है, जो अथॉरिटी है, वो सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास है, तो वो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। और जहाँ पर ये अथॉरिटी प्राइवेट, दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई के हाथ में है, तो वो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। इसके दो सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर भी। फर्स्ट वन इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड सेकेंड वन इज ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। स्वर्णमान प्रणाली और ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक टेबल बताती हूँ जो कि इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है, वो ये है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रेट्स अगर राइज हो रहे हैं, रेट मीन्स दर, दैट मीन्स $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ वाला, तो रेट्स अगर बढ़ जाते हैं, दैट मीन्स कि जो डॉलर 50 रुपये के बराबर था वो 55 के हो गया, बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया, तो इससे वैल्यू कम हो जाती है। किसकी वैल्यू कम हो गई, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो गई, बिकॉज वी पे मोर रुपीज़। अब हमें अधिक रुपए देने पड़ेंगे। अगर मुझे $1 चाहिए तो मुझे 50 की जगह 55 रुपये देने पड़ेंगे, विच मीन्स मेरा नुकसान। तो इसका मतलब मेरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। सेम एज अगर रेट्स कम हो जाते हैं, दैट मीन्स 50 से 45 हो जाते हैं, दैट मीन्स मुझे फ़ायदा है। मुझे अब 50 रुपीज़ नहीं देने पड़ेंगे $1 के लिए, 45 देने पड़ेंगे, दैट मीन्स मुझे फ़ायदा, दैट मीन्स वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो दैट कंसीडर एज डेप्रिसिएशन एंड दिस वन इज एप्रिसिएशन। इसको आप मूल्यह्रास बोलते हो, इसको आप मूल्य वृद्धि बोलते हो, क्योंकि वैल्यू कम हुई है तो मूल्यह्रास, वैल्यू बढ़ गई है तो मूल्य वृद्धि, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का, जिसको आपको लर्न नहीं करना है, समझना। अगर मुझे फ़ायदा है तो मैं चीज़ें खरीदना ज़्यादा शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स कि अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उस कंट्री को नुकसान है, तो जिसको नुकसान होता है वो खरीदता कम है। अब खरीदने का मतलब क्या है, परचेज करना। परचेज के लिए हम यहाँ वर्ड कंसीडर क्या करते हैं, इम्पोर्ट कहते हैं, मतलब कि आयात। और एक्सपोर्ट मीन्स बेचना, दैट मीन्स कि निर्यात। तो सिंपल जैसे कैसे याद रखना है, जिस कंट्री को नुकसान हो रहा है वो खरीदेगी कम, तो दैट मीन्स कि इम्पोर्ट कम, तो फिर एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सेम एज एप्रिसिएशन, हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट्स कम। ठीक है, अब आता है यहाँ पर कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को स्वर्णमान प्रणाली कहते हैं। जब एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के इक्वल हो, लेकिन उसको कंपैरिजन करने के लिए हम किसको यूज़ करें, गोल्ड को, स्वर्ण को, तो उसको स्वर्णमान प्रणाली कहते हैं। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, दैट मीन्स कि जो आपका $1 है वो कितने रुपीज़ के इक्वल है, उसके लिए आप अलग अलग करेंसीज नहीं, उसके लिए आप गोल्ड को यूज़ कर रहे हो, गोल्ड से कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे $1 2 ग्राम के गोल्ड के इक्वल है, 4 ग्राम गोल्ड के इक्वल है, तो 2 ग्राम इज इक्वल्स टू 4 ग्राम, तो ये आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम हो जाएगा। ठीक है,
सेम एज ब्रिटेन वुड्स भी सेम होता है, बस फ़र्क क्या है, ब्रिटेन वुड्स में रूल ये है कि हर बार कंपैरिजन के लिए एक कॉमन करेंसी ली जाएगी, वो होगी आपकी डॉलर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड वन इज कि फिर उसके बाद आप डॉलर को कंपेयर करते हो, पहले कॉमनली कौन किसको यूज़ करेंगे, डॉलर को आप कंपेयर करोगे गोल्ड से, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप कि जिस करेंसी को आपने इक्वल रखा है, कोई भी करेंसी हो सकती है, चेक करो कि वो जो करेंसी है, क्वेश्चन मार्क है ये, तो वो जो करेंसी, मान लो ये रुपीज़ है, तो वो रुपीज़ कितने गोल्ड के इक्वल, फिर उसके बाद गोल्ड को गोल्ड से कंपेयर कर दो, सेम हो गया ना ये वाला और ये वाला। पर फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो सारी परमिशन है वो किसकी है, आईएमएफ की। बिना आईएमएफ के परमिशन के ब्रिटेन वुड्स सिस्टम काम नहीं करता, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली बिना आईएमएफ के परमिशन के काम नहीं करती। आईएमएफ क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी परमिशन, जिसकी स्वीकृति के बिना ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में आप गोल्ड से गोल्ड को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में आईएमएफ की कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे एग्जाम के लिए अब उसके बाद आता है आपका फ्लेक्सिबल में डिमांड एंड सप्लाई है। इसका मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं उसका रीज़न कौन है, डिमांड या फिर सप्लाई। अगर डिमांड की वजह से हो रहे चेंज, तो हो सकता है डिमांड बढ़ गई हो, या हो सकता है कम हो गई हो, या हो सकता है सप्लाई बढ़ गई हो, सप्लाई कम हो गई हो, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में डिफरेंस क्या है। द फर्स्ट डिफरेंस इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज डिसाइडेड बाय whom, गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। डन। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम आपका स्थिर विनिमय दर सरकार निर्धारित करती है, इसको मांग और पूर्ति निर्धारित करती है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम स्थिर विनिमय दर में जो है स्पेकुलेशन को कंट्रोल करता है। स्थिर विनिमय दर, फिक्स एक्सचेंज रेट स्पेकुलेशन को कंट्रोल करता है, सट्टेबाजी को नियंत्रित करता है कि मार्केट में जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, उनको ये कंट्रोल कर रहा है क्योंकि फिक्स है ना सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये प्रमोट करता है, ये बढ़ावा देता है क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना, चेंज हो रहा है, बार बार परिवर्तित हो रहा है। सेकेंड वन इज ये लिक्विडिटी को डिस्करेज करता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो तरलता है, जो कैश है, उसको निरुत्साहित कर रहा है, क्रिएट नहीं करेगा, लिक्विडिटी कैश क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि फिक्स सिस्टम है। लेकिन अगर किसी को लिक्विडिटी क्रिएट करनी है तो फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। इसमें आपको गोल्ड रिजर्व, स्वर्ण की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें आपको किसी तरह के गोल्ड रिजर्व की ज़रूरत नहीं होती है। सर मैं तो ये आपका छोटा सा डिफरेंस है, ऐसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा तो शॉर्ट नोट में आएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ पोर्शन। ग्राफ पोर्शन को थोड़ा ध्यान से देखोगे आप तो ग्राफ्स बनाने किस किस पर है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि जो फ्लेक्सिबल है वो कौन डिसाइड कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्स में दो केस, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड में भी दो ग्राफ, सप्लाई में भी दो ग्राफ, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट बना के दिखा रही हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक बार बना के दिखाऊंगी जिससे आपको चेक हो जाएगा। तो सबसे पहले द फर्स्ट केस इज इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, मांग में वृद्धि। अब मांग में वृद्धि में क्या है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बनाऊंगी डिमांड और सप्लाई, ठीक है। क्या बनाया मैंने, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब डिमांड एंड सप्लाई बनाने के बाद क्या मतलब है इसका कि डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इफ डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर विच मीन कि आपका क्या सेटअप हो गया, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, ठीक है। डिमांड ऑफ डॉलर, सप्लाई ऑफ डॉलर, इक्विलिब्रियम। नीचे क्या लिखा जाएगा, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये रेट ऑफ एक्सचेंज, विनिमय दर, और ये विदेशी करेंसी की मात्रा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई ने एक दूसरे को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। तो अब मैंने बोला डिमांड बढ़ गई है, तो जब कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो उस जो भी चीज़ इंक्रीज हो रही है उसके ऊपर आपने हाथ रखना है
और इंक्रीज मीन्स राइट हैंड साइड पे जाना है, और डिक्रीज मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। तो डिमांड इंक्रीज हो रही है विच मीन्स राइट हैंड साइड, तो आप डिमांड को इंक्रीज कर दो। आपका ग्राफ थोड़ा अट्रैक्टिव लगे इसलिए आप उसको डॉटेड से दिखाओगे। तो ये हो गया आपका D1 और D1। अब डिमांड सप्लाई जहाँ कट होती है वो इक्विलिब्रियम था, तो पहले यहाँ कट हो रही थी, अब डिमांड नहीं हो गई है लेकिन सप्लाई वही पुरानी वाली है। तो ये हो गया आपका E1। यहाँ से नीचे आओ तो ये हो जाएगा Q1, यहाँ से ऊपर जाओगे तो ये हो जाएगा आपका R1। अब स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर थी कि जो आपके रेट्स में हुआ क्या। अगर डिमांड इंक्रीज हुई है तो आपके रेट्स पे क्या फर्क है। तो डिमांड के इंक्रीज होने से जो आपका रेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, रेट में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, रेट इंक्रीज हो गए। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि रेट्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, रेट इंक्रीज हो गए, तो जो रेट इंक्रीज हुए विच मीन्स जो रेट 50 था अब वो कितना हो गया 55। फिर पूरी स्टोरी स्टार्ट। 50 से क्या हो गया, ये 55 हो गया, विच मीन्स रेट्स बढ़ गए, तो वैल्यू क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। विच मीन्स हमारी कंट्री की करेंसी में क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया है, मूल्यह्रास हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, विच मीन्स वी नीड मोर रुपीज टू परचेज $1। मतलब $1 का क्रय करने के लिए हमें अधिक रुपयों की ज़रूरत होगी। ठीक है, या आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू या लेवल जो है वो कम है और फॉरेन करेंसी का जो लेवल है वो ज़्यादा है। ठीक है ना, इसमें टोटल 4 ग्राफ बनेंगे, एक मैंने बताया आपको, बाकी आप खुद बनाओगे, ट्राई करना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। सभी में ऐसे ही है, वही सेम करना है। अगर मैं सेकंड वाला बनाऊं तो डिमांड कम हो जाएगी, उसमें रेट्स कम दिखेंगे, तो रेट्स कम दिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वैल्यू बढ़ गई। ठीक है ना, अब मैं इसमें एक पॉइंट और बनाना चाहूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ कि इन दिस केस द लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉल्स, लेवल ऑफ इम्पोर्ट फॉल्स डाउन एंड एक्सपोर्ट राइजेस। ठीक है, तो ऐसा आप बता के इसको ख़त्म कर सकते हो। तो ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज का कुछ पार्ट था। देन नेक्स्ट क्लास में हम आगे टॉपिक करेंगे।